बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रयोगात्मक विधि के शेष बचे हुए भाग को कर रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि में हमने प्रयोगशाला प्रयोग विधि को कंप्लीट कर लिया था। क्षेत्र प्रयोग विधि कर रहे थे। क्षेत्र प्रयोग विधि क्या है इस बारे में चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद हम कर रहे हैं क्षेत्र प्रयोग विधि के गुण क्या है, इस विधि का काम में लेने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट है, इस विधि में प्रयोग वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, जैसे बस, रेलवे, प्लेटफॉर्म, वर्ग में किया जाता है। इसलिए प्राप्त परिणाम जीवन के वास्तविक हालातों के लिए अधिक सही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र प्रयोग विधि में बाह्य वैधता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में प्रयोगशाला प्रयोग विधि की तरह ही स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ किया जाता है, जिससे बाह्य चरों को भी नियंत्रित करके रखा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस विधि में आंतरिक वैधता भी बनी रहती है और प्राप्त परिणाम अधिक निर्भर योग्य हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है दोष की, कि इस विधि के प्रयोग करने के फायदे हैं तो इसके नुकसान क्या क्या है अगर हम इसको काम में लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, क्षेत्र प्रयोग वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए प्रयोगकर्ता सही तरह के बाह्य चरों का नियंत्रण उस सीमा तक नहीं कर पाता है जिस सीमा तक प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में कर पाता है। क्षेत्र प्रयोग करते समय बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं जो प्रयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और आश्रित चर को प्रभावित कर देते हैं। जैसे बगल से कोई बारात पार्टी बाजे गाजे की धुन बजाते हुए गुजरे, जिससे प्रयोग के सभी परियोजों का ध्यान उस ओर चला जाए और उसको अपने कार्य का ध्यान ही न रहे। दूसरा पॉइंट आता है, कभी कभी स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण प्रयोगकर्ता को लाचार होकर इस विधि को छोड़कर प्रयोगशाला प्रयोग विधि को अपनाना पड़ता है। जैसे अगर कोई क्षेत्र प्रयोग इस उपकल्पना की जांच करने के लिए किया जा रहा हो कि जब थके हुए व्यक्ति काफी डर जाते हैं तो उससे संबंधन आवश्यकता बिना थके हुए व्यक्ति के डर जाने की परिस्थिति में उत्पन्न संबंधन आवश्यकता से अधिक होती है। तो यहाँ दोनों चरों अर्थात डर एवं थकान को क्षेत्र की परिस्थिति में जोड़ तोड़ करना संभव नहीं हो पाता है। क्षेत्र प्रयोग विधि के गुण दोषों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्षेत्र प्रयोग से प्राप्त परिणामों में सामान्यीकरण का गुण बहुत अधिक होता है। ये गुण एक महत्वपूर्ण बलिदान देने के बाद प्राप्त होता है और वह है बाह्य चरों पर पूर्ण नियंत्रण का। कूपर ने 1979 में ठीक ही कहा है, क्षेत्र प्रयोग में परिणाम के सामान्यीकरण का गुण तो होता है, परंतु उसमें ये गुण बाह्य चरों पर नियंत्रण की कुर्बानी की कीमत पर विकसित होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, स्वाभाविक प्रयोग विधि। समाज मनोविज्ञान में स्वाभाविक प्रयोग विधि का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि इस विधि का प्रयोग प्रथम दो विधियों के समान बहुत नहीं होता है। कभी कभी समाज मनोवैज्ञानिकों को कुछ इस बात के सामाजिक व्यवहारों का भी अध्ययन करना पड़ता है जिसमें स्वतंत्र चर तो होते हैं, परंतु कुछ नैतिक तथा कानूनी प्रतिबंधन के कारण उनमें जोड़ तोड़ न तो प्रयोगशाला में किया जा सकता है और न ही फील्ड में। जैसे महामारी, छुआछूत की बीमारी, स्कूल या कॉलेज में असफलता, परिवार में किसी महत्वपूर्ण सदस्य की मृत्यु, बाढ़, भूकंप, इस प्रकार के कारक हैं जिन्हें कोई भी प्रयोगकर्ता व्यक्तियों के व्यवहारों में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अपनी ओर से उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए वह ऐसे समय पर तक इंतजार करता है जब इस प्रकार के प्राकृतिक कारक अपने आप उत्पन्न हो जाए, ताकि उस समय वह
व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सके और संबंधित तथ्यों का संकलन कर सके। लाइबरमैन ने 1956 में प्रयोग कर पाया कि व्यक्तियों की मनोवृत्ति कहाँ तक उसकी भूमिका पद द्वारा प्रभावित होती है, जिसे औद्योगिक संगठन में वे ये अध्ययन कर रहे थे। उसमें कुछ सामान्य कर्मचारियों को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत कर दी गई थी तथा कुछ कर्मचारियों को संघ के प्रबंधक के पद पर चुन लिया गया। इसके बाद इन कर्मचारियों की मनोवृत्ति मैनेजमेंट तथा संघ के प्रति मापी गई। परिणामों में देखा गया कि जिन कर्मचारियों को सुपरवाइजर का पद दे दिया गया था, उनकी मनोवृत्ति मैनेजमेंट के प्रति पहले से अधिक अनुकूल हो गई और जिन कर्मचारियों को संघ का प्रबंधक बना दिया गया था, उनकी मनोवृत्ति संघ के प्रति पहले से अधिक अनुकूल हो गई। जब उस औद्योगिक संगठन में आर्थिक मंदता आ गई तो कुछ सुपरवाइजर को पुनः पहले के पद पर डिमोट कर दिया गया और तब पाया गया कि उनकी मनोवृत्ति भी पहले की ही समान हो गई, अर्थात उनकी मनोवृत्ति अब व्यवस्थापक के प्रति उतनी अनुकूल नहीं रह गई। लेकिन जिन सुपरवाइजर को डिमोट नहीं किया गया, उनकी मनोवृत्ति व्यवस्थापक के प्रति अनुकूल ही बनी रही। इसके बाद आता है कि इस विधि के क्या गुण है। इस विधि में प्रयोग बिल्कुल ही स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए प्राप्त परिणामों की वैधता पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट आता है, इस विधि में प्रयोगकर्ता को प्लानिंग कम करनी होती है और साथ ही साथ कोई विशेष कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। दोष आता है इस विधि के दोष है। इस विधि में प्रयोगकर्ता को एक विशेष समय के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब तक कोई स्वाभाविक घटना घट नहीं जाती, वह प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है, इस तरह की विधि में प्रयोग में प्रयोज्य का सिलेक्शन कोई वैज्ञानिक विधि द्वारा नहीं किया होता है। जो कोई भी मिल जाता है उसे सब्जेक्ट बना लिया जाता है। इससे परिणाम दोषपूर्ण हो जाते हैं और उन पर निर्भरता कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग में अनिश्चितता अधिक होती है। प्रयोगकर्ता को यह पहले से मालूम नहीं होता है कि अमुक स्वाभाविक परिस्थिति कब उत्पन्न होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का उपयोग 3 उप विधियों के रूप में किया जाता है। तीनों ही विधियों के अपने अपने गुण दोष हैं। फिर भी आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रयोग को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जहां इस विधि का प्रयोग करने में पूरी असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, वहां वे क्षेत्र प्रयोग विधि का सहारा लेते हैं। जहां तक स्वाभाविक प्रयोग विधि का प्रश्न है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे व्याप्त कुछ कठिनाइयों के कारण कम हो जाती है। उसके बाद आता है क्षेत्र अध्ययन विधि। समाज मनोवैज्ञानिक एक प्रयुक्त शाखा है। इसकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन प्रयोगशाला प्रयोग तथा क्षेत्र प्रयोग से संतोषजनक तरीके से नहीं हो सकता। इसके लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने क्षेत्र अध्ययन विधि का निर्माण किया है। दंगों में मनुष्यों का व्यवहार, फैक्ट्री में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का व्यवहार, जनसंख्या में उत्पन्न वृद्धि का नाम व्यक्तियों का आम व्यक्तियों पर प्रभाव, कुछ इस तरह की समस्या है। इवांस ने 1978 में क्षेत्र अध्ययन विधि के बारे में लिखा है, मानव या पशु व्यवहार का कोई भी अध्ययन जो वास्तविक वातावरण में न कि प्रयोगशाला वातावरण में किया जाता है, क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। इसके बाद कार्टस ने क्षेत्र अध्ययन के 2 मुख्य प्रकार बताए हैं, समन्वय से क्षेत्र अध्ययन और प्राकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। समन्वय से क्षेत्र अध्ययन, इस अध्ययन में
चरों के क्षेत्र के बीच कैसा संबंध है तथा क्षेत्र परिस्थिति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे अगर कोई समाज मनोवैज्ञानिक किसी गांव में हुए जातीय दंगों का अध्ययन करने के लिए इनका संबंध दंगों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उम्र, जाति, सामाजिक आर्थिक स्तर से करता है, तो ये एक समन्वयी क्षेत्र अध्ययन का होगा। नेक्स्ट आता है प्रकल्पना जांच क्षेत्र अध्ययन। ये वह है जिसमें अनुसंधानकर्ता चरों के संबंधों के बारे में एक विशेष उपकल्पना बनाकर उसकी जांच करता है तथा उसकी वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए अध्ययन के परिणामों के आधार पर एक ठोस सबूत प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह के अध्ययन में समाज मनोवैज्ञानिक पहले एक स्पष्ट उपकल्पना बना लेता है और पुनः उसकी जांच वह एक स्वाभाविक वातावरण में करता है। उसके बाद आता है इस विधि के कुछ गुण। फर्स्ट है क्षेत्र अध्ययन कुछ व्यवहारिक समस्याओं जिनका अध्ययन प्रयोगशाला में करना कठिन है के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी बताया गया है, जैसे दंगा फसाद, भीखमंगी, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा पॉइंट आता है कि इस अध्ययन में या इस विधि में स्वाभाविक तथा वास्तविकता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है क्षेत्र अध्ययन विधि का क्षेत्र अन्य विधियों जैसे प्रयोगशाला विधि एवं क्षेत्र प्रयोग विधि से काफी बड़ा है। चौथा पॉइंट आता है क्षेत्र अध्ययन विधियों द्वारा कुछ खास मानव समस्याओं का व्यापक रूप से अध्ययन करने में अधिक सुविधा एवं लाभ होता है। उसके बाद आता है कि इस विधि के दोष। क्षेत्र विधि का प्रमुख दोष ये है कि ऐसे अध्ययन में समाज मनोवैज्ञानिक का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वे न तो उसका जोड़ तोड़ करते हैं और न ही परिस्थिति पर ही उनका कोई नियंत्रण रहता है, जिससे प्राप्त परिणाम में वास्तविकता नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन में परिशुद्धता की कमी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस विधि में जो चर होते हैं उनका माप सही नहीं हो पाता है। इस विधि में कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। ऐसे अध्ययन में समय अधिक लगता है तथा खर्चा भी अधिक पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में विश्वसनीयता भी कम पाई जाती है। इस विधि में रैंडम सैंपल का सिलेक्शन संभव नहीं है और साथ ही साथ इसमें चरों का जोड़ तोड़ भी नहीं किया जा सकता। इस कारणों का परिणाम ये होता है कि क्षेत्र अध्ययन विधि की वैधता